नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्लास 10 में हैं तो आप लोगों का भी 25 फरवरी को विज्ञान का पेपर होने वाला है। और इस पेपर में आप लोगों को ये विश्वास ज़रूर हो गया होगा कि सबसे कठिन गणित और विज्ञान का पेपर ही होता है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं और कुछ पेपर्स में क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो ईजी होते हैं पर आप लोग उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। आज के पेपर में हम उन्हीं क्वेश्चंस को बात करेंगे और ये पेपर हो सकता है आप लोगों के वायरल पेपर हो, क्योंकि 20 क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में हमें अधिकतर क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि बहुकल्पी प्रश्न की, एक एक करके सारे बहुकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन होंगे तो उनको क्वेश्चन भी आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण क्या होगा। तो अगर आपका प्रतिबिंब सदैव आपको सीधा प्रतीत हो रहा है तो संभवतः दर्पण जो होगा आप लोगों का वो होगा या तो समतल अथवा उत्तल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 2 क्या कहता है, 2 कहता है स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु स्थित होता है। स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु कहाँ स्थित होता है, तो अनंत पर स्थित होता है, ठीक है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, तो एम्पियर सेकंड आप लोग जानते हैं, जो एम्पियर सेकंड होता है वो आप लोग किसका मात्रक है, वो है आवेश का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अगर यही कहेंगे आप लोगों से कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जीवाश्म ईंधन क्या है, तो जीवाश्म ईंधन जो है कोयला एवं पेट्रोलियम है। यही जीवाश्म मतलब जो धरती के अंदर समाहित हो, धरती में समाहित हो। तो पवन ऊर्जा तो धरती में होगी नहीं, सौर ऊर्जा तो ऊपर से आती है, जल विद्युत भी नहीं आएगी, ठीक है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो आप जानते हैं फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, बराबर r/2 होता है। इस पे आप लोग रख देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, बताने की जरूरत ही खत्म हो गई, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है हमारा, क्या कहते हैं उसको, 7 मतलब उदासीन, ठीक है, उदासीन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है एंटीमनी क्या है, तो एंटीमनी के बारे में बात करते हैं। तो एंटीमनी आपका एक उपधातु है, दो धातुओं से मिलकर बनती है, उसे उपधातु कहते हैं, ठीक है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र के बारे में बात करें तो PbNO3 का होल थ्राइस 2, ठीक है, PbNO3 का होल थ्राइस 2, यही इसका सूत्र होता है लेड नाइट्रेट का, ठीक है, लेड का नहीं, लेड नाइट्रेट का, इस चीज का याद रखना। आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार है, जो आधुनिक आवर्त वर्गीकरण उसका आधार क्या है, तो उसका आधार है परमाणु क्रमांक के हिसाब से उनको रखा गया है, ठीक है, परमाणु क्रमांक 1 परमाणु क्रमांक 2 के हिसाब से। मेथेन के संरचना सूत्र क्या है, तो मेथेन का संरचना सूत्र अगर मैं आपको बात करूँ CH4 मतलब CH ऊपर H इधर H मतलब की ओर, सॉरी H और H, ये इसका CH4 मतलब ये इसका सूत्र होगा। कार्बन के 4 अणुओं के साथ ये घेरा होगा, बॉन्ड बनाकर रखेगा, ठीक है। मनुष्य के वक्र में एक तंत्र भाग है जो संबंधित है, मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो किस चीज से संबंधित है पूछ रहा है, तो वो चीज जो है हमारा उत्सर्जन से संबंधित है, ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, तो स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक चीज है वो सूर्य का प्रकाश है। पौधों के लिए अगर स्वपोषी सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो ना तो उसका क्लोरोफिल कार्य करेगा ना कुछ, ठीक है, इस चीज को याद रखना। और याद रखना हमेशा नहीं, एक मिनट, सॉरी, उपयुक्त सभी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो निम्न में से जो पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन है। कौन है, साइटोकाइनिन, ठीक है। परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में क्या होते हैं, परागकोश में आप लोग जानते हैं, परागकोश में आपका परागकण होते हैं, ठीक है, पराग आप ऐसे समझ सकते हैं, परागकोश में क्या होंगे, परागकण होंगे। आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया था, तो आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए जो मेंडल ने प्रयोग किया था तो मटर का पौधा था। कौन सा पौधा था, मटर का। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति P का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत शक्ति P का मात्रक जो होता है वो होता है वाट, क्या होता है, वाट, ठीक है। 1 विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा, 1 विलियन है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान 6 होगा, क्योंकि 7 से तो अधिक होगा ही नहीं, ठीक है, तो 6 होगा तभी तो वो लाल होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है, तो प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, तो इसमें है क्या है, तो सहसंयोजक आबंध कितने, ये पूछा है, सिंपल सी बात है। तो आप सिंपली आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सहसंयोजक आबंध कितने हो जाएंगे, 10 कैसे हो जाएंगे, देखो C के साथ 3H है और 8 है, ठीक है, इस चीज को याद रखने ना, तो 1 H अलग हो जाएगा, 8 3 11, 1 H ऑलरेडी अलग हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क जो है आप लोग जानते हैं
एक ऐसा पार्ट होता है, कंट्रोल बोर्ड होता है, कंट्रोल जैसे सीपीयू होता है, मैं कंप्यूटर कंट्रोल, वैसे ही इसका होता है। तो इसको को सभी सोचने के लिए भी उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए भी, शरीर के संतुलन बनाने के लिए भी, और शरीर में कहीं भी कोई घटना होती है तो माइंड ही इसको कंट्रोल करता है, उसके लिए सारे अस्त्र शस्त्र वो भेजता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए कौन उपयोगी पदार्थ है? तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए जो हमारा उपयोगी पदार्थ है विरंजक चूर्ण है। क्या है? विरंजक चूर्ण। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों के खंडवा शुरू हो रहे हैं। खंडवा में आप लोग जानते हैं क्वेश्चन शुरू होंगे, थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इनको थोड़ा सा टाइम लेकर मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसे किस प्रकार दूर किया जा सकता है? किरण आरेख भी खींचिए। तो आप जानते हैं दूरदृष्टि दोष के बारे में बात कर रहा है। तो दूरदृष्टि दोष क्या है? जिसको निकट की चीजें नहीं दिखाई देती हैं, वही दूरदृष्टि दोष होता है। इसे दूर किस प्रकार किया जा सकता है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। हाँ, तो अगर मैं बात करूं इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक, क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। बात करते हैं कारण क्या है, इसे किस प्रकार दूर किया जा सकता है। कारण सबसे पहले जान लेते हैं, इसका कारण क्या होता है, आखिर ये होता क्यों है। तो कारण में अगर आप लोगों को बताऊं तो कारण ये हो जाएगा, देखो नेत्र लेंस में जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कम हो जाती है। क्या होती है? वक्रता घट जाती है। ठीक, वक्रता कम हो जाती है, पहला कारण तो ये हो गया। और नेत्र गोलक जो होता है वो छोटा हो जाता है। नेत्र गोलक जो होता है वो क्या होता है? छोटा हो जाता है। ठीक, गोलक जो है आप लोगों का छोटा हो जाता है, तब भी आप लोगों को धुंधला दिखाई देता है पास की वस्तु में। ठीक है, अब निवारण के बारे में बात करें तो इसमें प्रयोग जो लेंस होगा वो उत्तल लेंस प्रयोग होगा हमारा। कौन सा लेंस प्रयोग होगा? उत्तल लेंस प्रयोग होगा, वो भी उचित दूरी का। ठीक है, इस चीज को याद रखना, उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है मैं बता देता हूं। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी, ठीक है, व मध्यमा, आप लोग याद भी कर चुके हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ में एक जरूर आएगा। ठीक है, वो एक दूसरे को लंबवत रखें। को क्या करें? एक दूसरे के लंबवत रखें। ठीक है, एक दूसरे के लंबवत रखें तो क्या होगा? तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो हमारी तर्जनी क्या होगी? तर्जनी क्या बन जाएगी? हमारी मैग्नेटिक वेव की दिशा बन जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बन जाएगी। मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, और अंगूठा क्या होगा? चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ये इस तरह आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 20 ओम, 24 ओम और 30 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, तो प्रतिरोधा का संयोजन अगर श्रेणी क्रम के बारे में बात करें, श्रेणी क्रम हो गया या फिर आपका हो गया वो समांतर क्रम, दोनों में अलग अलग आएगा। आपका R1 कितना है? 20। ठीक है, R2 कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा आप लोगों का 24। R3 आपका कितना हो जाएगा? R3 हो जाएगा हमारा 30। R3 R1 निकल आया। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सिंपली श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए सूत्र क्या होता है हमारा? R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब जितने हो RN करके कर लीजिएगा R3। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा? सिंपली आप लोग जोड़ देंगे तो आपका कितना निकल के आएगा? आपका निकल आएगा 74। ठीक है, कितना निकल गया? 74। सिंपली आप जोड़ सकते 30 20 50, 50 20 70, 70 4 74, इसी का निकल गया। लेकिन अगर इसको आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समांतर क्रम में क्या होगा? समांतर क्रम में कभी भी होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। ठीक है, आप इस पे सूत्र पर रख लीजिएगा, आंसर आप लोगों को पता चल जाएगा। मानवनेत्र का नामांकित चित्र के बारे में बात किया गया है। मानवनेत्र का नामांकित चित्र, तो मानवनेत्र का आप लोग नामांकित चित्र आप लोग देख लीजिएगा, उससे समझ में आएगी, वरना मैं आप लोगों को आपको PDF जब आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो वहां पर मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, अभी ऐड नहीं हो पाया, वरना ऐड कर देते हैं। बात करते हैं यहाँ पर आयुपैक के बारे में थोड़ा सा, कि निम्नलिखित में आयुपैक नाम लिखिए। HCHO CH3 COOH 4 अंक के आएंगे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर बात करें आयुपैक, तो देखो HCCHO क्या है? ये है हमारा मेथेनॉल। ठीक है, क्या है हमारा? HCHO क्या है? मेथेनॉल है। और इसमें समूह के बारे में अगर मैं बात करूँ, समूह कौन सा है? एल्डिहाइड समूह है। कौन सा समूह है? एल्डिहाइड समूह है। ठीक है, एल्डिहाइड समूहों को पहचानने का मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था, तो इस समय इन चीज़ों पर बात करने के समय नहीं है, वरना मैं आपको ये भी बताता कि एल्डिहाइड समूह कैसे पहचानते हैं। और दूसरा क्या है? CH3 COOH।
ये हमारा है एथेनोइक अम्ल है। क्या है? एथेनोइक अम्ल। CH3 जो हमारा CH3OOH क्या है? हमारा एथेनोइक अम्ल है। ठीक है, एथेनोइक अम्ल है। और इसे एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। एसिटिक अम्ल आप लोग ज़्यादा जानते होंगे, थोड़ा कॉमन वर्ड आ जाता है इसलिए उसको समझते होंगे। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आवर्त सारणी की किसी आवर्त में बाएं से दाने जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बात करें कि आधुनिक आवर्त सारणी क्या है और बाएं से दाएं जाने पर इसके जो त्रिज्या है क्यों घटती है, उसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। चलो हम बताते हैं आप लोगों को कि आधुनिक आवर्त सारणी होती क्या है। सबसे पहले इसके ऊपर हम चर्चा कर लें। तो आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये हेनरी मोजले द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसका अर्थ ये होता है कि यदि तत्व को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों वाले तत्व पुनः प्रकट होते हैं। ये तो इसका आवर्त नियम हो जाएगा। आवर्त सारणी की किसी भी आवर्त में बाएं से दाने जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। जब हम किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है कि तो परमाणु त्रिज्या घटने लगती है। इसके मुख्य कारण देखो, यहाँ पर मैं एक कारण ही आपको बताऊंगा, एक कारण एक टॉपिक्स के नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है इसलिए। ठीक है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, जिसका अर्थ है कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है। जब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या हमारी घटेगी। इस चीज को याद रख लेना। कोष की संख्या समान रहना, एक ही आवर्त के सभी तत्वों में इलेक्ट्रॉन कोषों की संख्या स्थिर रहती है, ये भी हो जाएगा। इस तरह आप लोग समझ सकते हैं। बाकी आप इतना समय नहीं कि मैं आपको विधिवत तरीके से और समझाऊं। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है कि जिंक पाउडर को कॉपर सल्फेट विलयन में मिलाया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है? जिंक कॉपर को कॉपर विलयन सल्फेट में मिलाया जाता है तो क्या होता है। ठीक है, आप लोगों को सब कुछ एकदम विधिवत तरीके से समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले ये जान लीजिए जिंक का सूत्र मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जिंक का सूत्र क्या होता है? Zn प्लस कॉपर सल्फेट के बारे में क्या होगा? CuSO4 हो जाएगा। ठीक, CuSO4। ठीक है, अब आपके विलयन में मिलाया जाता है तो क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्थापन। ठीक है, और विस्थापन होकर बनेगा क्या? मैं ये आप लोगों को बता देता हूँ। विस्थापन होकर बनेगा क्या? तो बन जाएगा ZnSO4 आप लोगों का प्लस Cu, यहाँ पे कॉपर अलग हो जाएगा, कॉपर का विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें कि दूसरा क्या है? एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। तो जब एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी विस्थापन ही हो जाएगा। ठीक है, विरंजक चूर्ण के बारे में बात करें। विरंजक चूर्ण क्रिया तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब क्रिया करेगी तो क्या होगी? तो जब विरंजक चूर्ण Ca, मैं आप लोगों को ये सब बता देता हूँ वरना आप कहेंगे कि कुछ बता नहीं रहे, केवल लिखा रहे हैं। ठीक है, CaSO4 ने ठीक है क्या होगा? CaCOL2 ठीक है प्लस 2 प्लस H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ठीक है, इसको जब हम क्या करेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया होती है तो क्या होगा हमारा? हमें प्राप्त क्या होगा? CuSO4 प्राप्त हो जाएगा। सिंपली एक तरफ निकल के आ गया। प्लस में H2O वाटर प्राप्त हो जाएगा। प्लस में हमें Cl प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो गया? Cl। तो यहाँ पर भी क्या होता है? यहाँ पर क्लोरीन गैस निकलती है। क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है, खंड उपखंड के बारे में बात करें। धमनी और सिरा में कोई 4 अंतर बताइए। धमनी और सिरा के बारे में 4 अंतर के बारे में बताएं। तो धमनियों में भी रक्त का प्रवाह होता है, सिरा में भी रक्त का प्रवाह होता है। तो ये तो सिंपल कॉमन हो गया। ठीक है, देखो बात करें अगर मैं यहाँ पर सिंपली धमनी में क्या होता है? धमनी में जो है आप लोग धमनी के बारे में अगर हृदय से अंग की ओर, इसमें अंग मतलब कि जो ब्लड है वो कहाँ से बहता है? हृदय से अंग की ओर। ठीक है, हृदय से अंग की ओर। लेकिन जब भी सिरा की बात क्या होगी? तो सिरा अंग से हृदय की ओर चलेगा। ठीक है, धमनी क्या होगी? हृदय से अंग की ओर चलेगी। ये हो गया। रक्त का प्रकार देखो, अगर मैं बात करूँ धमनियों में, तो धमनियों में हमारा शुद्ध रक्त बहता है और सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। वही रक्त होता है वो पूरे शरीर में घूमने के बाद अशुद्ध हो जाता है, फिर उसका शुद्धिकरण होता है। ठीक है, शुद्ध मतलब O2 युक्त होगा और अशुद्ध मतलब CO2 युक्त होगा। तो धमनी की दीवारें जो है मोटी होती हैं, लचीली होती हैं, और सिरा की पतली होती है और लचीली होती है। ठीक है, कभी भी ब्लड हमारे कहीं भी शरीर में कट पिट लगेगा तो सबसे पहले गंदा खून निकलता है, उसके बाद ही शुद्ध खून निकलता है। शुद्ध खून के बाद भी हमारे पास एक बैंक होता है प्लीहा में इतना ब्लड होता है कि पूरे शरीर में एक बार वो फिर से ब्लड दे सकता है। पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। जठर ग्रंथियों का कार्य क्या है, सारी चीजें बतानी है। ओजोन परत क्या है?
गजठर ग्रंथियों के कार्य में आप लोगों को बता देता हूँ। पाचन तंत्र का आप लोग चित्र देख लीजिएगा। ये अमाशय में जठर रस स्रावित करती हैं। क्या करती हैं? अमाशय में जठर रस, ठीक है। जठर रस, जठर ग्रंथि क्या करती है? जठर रस का स्रवण करती है। जिसमें क्या होता है? HCl होता है। HCl क्या करता है? कीटाणु को मारता है, ठीक है, कीटाणु को मारता है। ये हो जाएगा आप लोगों को। पेप्सिन का निश्रवण करती है। पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन जो है भोजन को पचाता है, ठीक है, भोजन को पचाता है, प्रोटीन को पचाता है। और श्लेष्मा क्या होती है? जो श्लेष्मा है, तो HCl जब आपका शरीर में चला जाएगा तो श्लेष्मा ही एक ऐसी चीज होती है तो HCl से आपके शरीर को बचाती है। अगर HCl आपके शरीर में ज्यादा हो जाएगा, कोई सुरक्षा नहीं होगी तो आपका शरीर गल जाएगा, इसलिए HCl, वो श्लेष्मा क्या होती है? HCl को बचाती है। ओजोन परत क्या है कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो सिंपली आप लोगों को बताऊं तो ओजोन परत बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमारे लिए इस महत्वपूर्ण क्योंकि सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ओजोन परत क्या है? O3 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। विस्तृत मंडल के नियम की विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो हमारे लास्ट क्वेश्चन भी है, अथवा नर जनन तंत्र का सचित वर्णन कीजिए। तो जो भी आपको समझ में आएगा वो कर लीजिएगा। मैं मेंढर के बारे में थोड़ा बताता हूँ। तो इसका पहला नियम क्या था? इनका पहला नियम क्या था? प्रभाविकता का नियम था, ठीक है, प्रभाविकता का नियम था। मुझे याद है, मेरे पेपर में भी आया था। प्रभाविकता का नियम था, क्या कहता था? संकर संतान में केवल प्रभावी लक्षण दिखता है, ये हो जाएगा। दूसरा नियम क्या था इनका? पृथक्करण का नियम था, ठीक है, पृथक्करण का नियम था। पृथक्करण के बाद क्या नियम था इनका? स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम था, ठीक है, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम था। 3 नियम इनके प्रमुख हैं। तीनों नियम आप लोगों को लिखना है, चित्र वगैरह भी बनाना है, ठीक है। ये सारी चीजें अलग अलग देख करके आप लोगों को देनी है। तो आशा है कि यह पेपर आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसी पेपर सभी आप लोगों को आज मिलते रहेंगे। कल से नेक्स्ट एग्जाम्स के पेपर्स मिलेंगे और हिंदी के पेपर्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिए थे, इंग्लिश के पेपर्स भी मैंने आपको दिए हैं। तो लगभग सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जा रहा हूँ, आगे भी ऐसे ही करता रहूँगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।